नेहा, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच देखा जा रहा है कि दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। पर देखा जा रहा है कि पार्टियां तो तैयारी में लग गई हैं, लेकिन अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मक्खन खाएगी। देखना ये होगा 10 मार्च को, बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि हमारे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, जो कि ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी और कौन सी पार्टी नहीं। इसी देखा जा रहा है कि ये दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगी और ये मेरे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल मेरे सहयोगी जो राहुल है उनसे मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ राहुल जी कि आज पहला चरण था उत्तर प्रदेश में, तो देखा जा रहा था कि पहले चरण में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और देखा जा रहा था कि लगातार वोटिंग शुरू। तो आपको क्या लगता है कि पहले चरण के उससे उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी? देखिए, अगर पहले चरण के चुनाव की हम बात करें, जैसे कि सुबह से SP9 न्यूज लगातार कवरेज कर रहा था, हमने देखा सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों से निकल रहे थे। और अगर आज की मैं बात करूं, आज की एक बहुत बड़ी तस्वीर मैंने देखी, वो है महिलाओं की। और महिलाओं की तादाद जिस तरह हमने देखा कि पोलिंग बूथ पर नजर आ रही थी, इसका मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार तहलका मचा रही है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी का वो नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और प्रियंका गांधी ने ये साबित कर दिया। घर की 4 दीवारी से निकली हैं आज महिलाएं और खुलकर वोट कर रही हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए जब लोग वोटिंग करके बाहर निकल रहे थे तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वोट किसके आधार पर दिया, क्या सोचकर आपने वोट दिया। तो ज्यादातर लोग उनका कहना यह था कि हमने जो वोट दिया है वो मुद्दों के आधार पर वोट दिया है, और मुद्दों को उठाने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो प्रियंका गांधी ने किया है। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी पार्टी ने कभी मुद्दों की बातचीत नहीं की है उत्तर प्रदेश में? अगर बीजेपी ने मुद्दों की बात की होती तो आज उत्तर प्रदेश में काला राज नहीं होता। जी हाँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य की दुहाई देते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। जरा दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में कहां राम राज्य है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक घटना बता दूं, अभी हमारे एक सहयोगी ने खबर को कवर किया है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला कि अजय मिश्रा टैनी, उनके बेटे अब वो बरी होते नजर आ रहे, तो यही राम राज्य है। पहले आप किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं, पहले आप किसानों की हत्या करते हैं, उसके बाद उनको जो मुजरिम है उनको जेल में डालने की बजाय आप सीधे सीधे उन्हें रिहा करते हैं। तो ये आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, ये वही योगी सरकार है जो राम राज्य की दुहाई देती है। लेकिन सच मायने में यह है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि तानाशाही रवैया है, जहां पर किसानों को बोलने से सख्त मनाही है, युवाओं की आवाज को दबाया जाता है, जनता की आवाज को दबाने का काम ये योगी सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है चमन की वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया अपनी जब तक उनका कार्यकाल शुरू हुआ था? देखिए, अगर काम नहीं किया तो सरकार कैसे? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, कांग्रेस सरकार में जो महिलाओं की सुरक्षा थी वो हम सब जानते हैं। निर्भया हत्याकांड कब हुआ था? कांग्रेस सरकार के केंद्र में। हम राज्य की नहीं केंद्र की बात ले आते हैं, उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो निर्भया हत्याकांड जब हुआ था उसे इंसाफ कब मिला? बीजेपी सरकार में। और उस लड़की को इंसाफ लेने के लिए कितने साल लग गए, उसके माता पिता को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन इंसाफ किसने दिलाया? बीजेपी सरकार ने दिलाया। रही बात व्यवस्था की, देखिए कोई भी चीज एक दिन में डेवलप नहीं होती, एक दिन में विकसित नहीं होती, हमें मानना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार इस बात की दुहाई देती है कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में क्या कर दिया, 5 साल में क्या कर दिया। आप 70 साल सत्ता पे राज कर रहे हैं, 70 साल बहुत हो गए, आपने 70 साल में ऐसा क्या कर दिया? जनता को आप पसंद नहीं आए, आपने तमाम मुद्दों पे, तमाम चीजों पे तुरंत जवाब आप पीछे हटे, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, तब जनता बीजेपी को केंद्र में लेके आई। तो बताइए राहुल जी, निर्भया कांड की बात कर रहे हैं हमारे जो सहयोगी है चमन, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप तो कह रहे हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात अभी प्रियंका गांधी ने उठाई है और आने वाली में अगर सत्ता में प्रियंका गांधी आती है तो महिलाओं की सुरक्षा वही करेंगी। पर ये तो कह रहे हैं कि उस वक्त में जब देखा जा रहा था, जब निर्भया कांड हुआ था, तभी कांग्रेस पार्टी ने तब क्यों उनकी चूक हो गई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने उस वक्त भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही थी, आज भी कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात कर रही है। और हाथरस की घटना मैं भूलूंगा नहीं, हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड दल के गठन की बात की, ठीक है।
फिलहाल अगर हम बात कर लेते, जरा दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में कहाँ है आज एंटी रोमियो स्क्वाड। बताइए, आप हाथरस के बारे में बात कर रहे हैं राहुल जी, क्या वो भी तो हाथरस का जब कांड हुआ था तो वो बीजेपी की सरकार में हुआ था। उसके लिए जो भी है टीम बनाई गई है, जांच चल रही है, जो भी होगा उचित न्याय आएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हम किसी टीम का गठन करते हैं, वो अपने कार्य कर रही है। हमने तमाम टोल फ्री नंबर बनाए, किसके लिए बनाए? महिलाओं के लिए बनाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए। देखिए, क्या वो टोल फ्री नंबर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप खुद डायल कीजिए, अभी आप 112 पे डायल कीजिए, आप मुख्यमंत्री के डायरेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए 1029 है, सीधे आप संपर्क कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन इनके सरकार में सीधे मुख्यमंत्री से आप संपर्क कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मुख्यमंत्री वीवीआईपी होते थे, उनको जेट सिक्योरिटी दी जाती थी। देखिए, सुरक्षा एक संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके लिए सुरक्षा बहुत मायने रखती है, लेकिन उससे मैं क्या सीधे संपर्क कर सकता हूँ? आज की डेट में योगी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप पहले बात कीजिए फोन पे, उसके बाद अगर आपकी परेशानी बड़ी है। देखिए चमन जी, आप सुरक्षा की जब आपने बात छेड़ी, इसी बीच में आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि ओवैसी की सुरक्षा में चूक हुई थी, बहुत बड़ी मानी गई थी, तो वो सुरक्षा का चूक का मामला कैसे आ गया था फिर? देखिए, ये सोची समझी साजिश है या फिर उनपे सचमुच हमला हुआ है, ये तो जांच के बाद बता सकते हैं। अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। आप ही के कैमरे के सामने तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में काफी सारी चीजें देखी गई हैं कि किसी व्यक्ति को ये कैसे पता कि ओवैसी साहब टोल नंबर 16 से निकल रहे हैं, बल्कि वीवीआईपी गेट 7 हो। वो वीवीआईपी कोटा में आते हैं, वो हर एक बार उस टोल से निकलते हैं, तो 7 नंबर से निकलते हैं। वो 16 नंबर से उस दिन क्यों निकले? चल देखिए, अभी मैं राहुल जी से सवाल पूछना चाहती हूँ, सर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि चमन ने बताया कि ओवैसी की सुरक्षा में कैसे चूक हुई है। देखिए, ओवैसी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको भी मैं यहाँ पर उठाऊंगा। और फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चरमराई हुई है और ओवैसी का ही मामला नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देख लेना, जिस तरह से देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कई हिंसा घटनाएं होती हैं। अगर हम बात कर लेते, जैसे मैं अजय मिश्रा टैनी के बेटे की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का घटना घटती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसे घटनाएं घटती है, तो ये देखा जाता है कि ये योगी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है। एक बात आप सुनिए, सुरक्षा का जब मुद्दा उठ ही रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे तब उनका भी सुरक्षा का चूक का मामला सामने आया था। लेकिन आप देखिए कि उनके पास जेट प्लस सिक्योरिटी है, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, और कह सकती हूँ कि गाड़ियां भी चारों तरफ उनकी खड़ी थी, तब उनका सुरक्षा का चूक कैसे हो गई थी? देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें अपनी खुद सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी को आप कहते हैं हम जेट प्लस सिक्योरिटी देंगे। पीएम मोदी के साथ भी तो जेट प्लस सिक्योरिटी थी। पीएम मोदी को अपनी सुरक्षा पर सुरक्षा जो गार्ड थे, जो सुरक्षा में लोग तैनात जवान थे, उन पर भरोसा नहीं था। वो तो ये कह रहे थे कि मैं तो बचकर जिंदा वापस लौट आया। मानो ऐसा लग रहा था कि वो हमारे देश में आई नहीं। तालिबान में राहुल गांधी पर कल हमला होता है, नेशनल मीडिया कवर नहीं करता। राहुल गांधी ने तो शोर शराबा नहीं किया, तो ये बीजेपी के लोग शोर शराबा करते हैं, इन्हें आदत लग गई है ताकि चुनाव जीत सके। जी, आपने शायद उसका मतलब जो वो पूरी रिपोर्ट थी उसमें एंड में ये भी बताया गया था, आपने अच्छे से विस्तार पूर्वक उसको नहीं पढ़ा है, कि जो वो झंडा फेंका गया था वो उनके कोई समर्थक थे और उनको वो झंडा देना चाहते थे, इस वजह से वो उनको वक्त नहीं मिला तो उन्होंने झंडा फेंक दिया। सुरक्षा का चूक का मामला इसमें कहीं आया ही नहीं। चलिए ठीक है, सुरक्षा का चूक का मामला इसमें नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेता हूँ, जिक्र कर लेता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की बात कर रही थी वो तब, क्योंकि आज चुनाव सर पे, अगर चुनाव सर पर नहीं होता तो असदुद्दीन ओवैसी को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछता। तो ये देखा जा रहा है कि हैदराबाद से एक बंदा चलकर आता है, एक नेता चलकर आता है, वो उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार करने आता है, लेकिन उसे इतना हक भी नहीं दिया जाता। क्यों? और अगर देखिए, मैं कन्हैया कुमार का जिक्र कर लूंगा ना, कन्हैया कुमार से बीजेपी कितना डरती है। पीछे कुछ समय पहले कन्हैया कुमार आते हैं, स्याही से हमला उन पर करवा दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं कि आज बीजेपी नेताओं के चेहरों पर साफ तौर पर बौखलाहट है। चंद्रशेखर सिंह रावण की बात कर लेता हूँ। चंद्रशेखर सिंह रावण जिन्होंने गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, और जब योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करने जाते हैं उसके तुरंत बाद चंद्रशेखर का ट्वीट आता है, कहते हैं मुझे डर है कि मेरा नामांकन रद्द न कर दे। चमन, आपको क्या वाकई में लगता है कन्हैया कुमार के ऊपर बीजेपी ने हमला करवाया था? देखिए, कन्हैया कुमार से पहले मैं आना चाहूंगा ओवैसी साहब के ऊपर। आपने कहा कि ओवैसी साहब की सुरक्षा में प्रशासन की चूक है बारे। देखिए, पहली बात ये होती है कि जो भी अगर कोई भी वीवीआईपी निकलता है दौरा करने के लिए, रैली करने के लिए, तो उनका पहले डे प्लान फिक्स होता है, हम सभी जानते हैं। मेरा डे प्लान है एक रास्ते से जाने का, प्रशासन उस पर अलर्ट है। आप दूसरे रास्ते से चले जाएंगे तो प्रशासन ने उसकी जिम्मेदारी नहीं दे रखी है।
आपके प्रशासनिक लेटर में लिखा हुआ है, प्रशासन ने उस पर साइन किया है कि आपको 16 नंबर गेट से निकलना है। आप 7 नंबर गेट से क्यों निकले? आप वीवीआईपी कोटा छोड़ करके आप नॉर्मल लेन से क्यों निकल रहे हैं? दूसरी बात कि जो व्यक्ति वहां पे खड़ा है उसे कैसे पता? नेहा जी, मैं यहीं से एक थोड़ा सा जवाब अपने सहयोगी को देना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री की बात ओवैसी की हो रही है। नहीं, ओवैसी का भी जिक्र हम करेंगे। और अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्या सीएम चन्नी को इस बात की जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे? क्या सीएम चन्नी को इस बात की खबर दी गई थी कि बाय रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना लंबा सफर तय करने वाले? नहीं किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि चन्नी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। तो ये वही बीजेपी है जो शोर शराबा करने का काम ज्यादा करती है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए हिजाब को लेकर देखिए, इसी बीच देखा जा रहा है कि देखिए मेरे दोनों सहयोगी अपनी अपनी बात रखते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, बीजेपी पार्टी के बारे में भी मेरे सहयोगी चमन ने बात की है, और कांग्रेस के बारे में देखा गया कि राहुल जी बात करते नजर आए। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को सत्ता की कुर्सी पर कौन सी पार्टी बैठती नजर आएगी। धन्यवाद।